साउची एक हॉस्पिटल में होती है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर आके उसे बोलते हैं कि तुम 8 वीक प्रेग्नेंट हो। साउची तो शॉक में। साउची से बड़ा झटका उसके बेस्ट फ्रेंड को लगता है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को पता था उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि साउची आज तक किसी के साथ इंटीमेट हुई नहीं है। वो इतनी ज़्यादा गुजरी लड़की नहीं थी और इसीलिए वो बोलती है कि आप ना एक बार दोबारा रिपोर्ट चेक करो। राइट भी था। और तभी हमें दिखाया जाता है साउची जो होती है अभी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस थी और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि मैंने लाइफ में पहली बार किसी के साथ रात गुजारी जो अक्सर लड़कियों का फर्स्ट टाइम होना चाहिए और वो भी मैं ऐसे प्रेग्नेंट हो गई। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो सकती है। उसके बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है बहन रहने दो, मुझे कोई इश्यू नहीं, इस बेबी को मैं पालना चाहती हूँ। उसकी दोस्त शौक में आती है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं, तुम एक हरफान हो और इस केस में तुम बच्चे को पालोगी। तभी वो कुछ बोलती है उससे पहले ली का कॉल आता है। ली उस कंपनी का मैनेजर और साउची का सर खाने वाला बॉस होता है जो बोले जा रहा होता है कि आज मिस्टर वो आने वाला है ऑफिस में और इंस्पेक्शन के लिए तुम कहाँ पर हो। तभी साउची बोलती है पर मैंने तो आज ऑफ लिया हुआ है। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आना चाहिए वरना मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, जल्द से जल्द ऑफिस में वापस आ जाओ। उसके बाद साउची परेशान होती है और हम देखते हैं आप ऑफिस में जहाँ पर वो एंट्री लेता है। वो इस ड्रामे का मेल लीड है ये नियस, कुछ ज़्यादा ही हैंडसम भी है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस हम अचानक से इस ऑफिस में क्यों आए, हमने प्री इन्फॉर्म भी नहीं किया। सो वे बोले और अब आ गए, ऐसा तो नहीं होता था, ऐसा कुछ डाउट है क्या आपके इस ऑफिस के बारे में। तभी वो बोलता है आज के लिए तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, तो मेरा नाम तुम लेके अंदर जाओ, मैं पीछे से जा जाऊँ, ऐसा बोलता है। और उसका असिस्टेंट तो समझ नहीं पाता। सब लोग असिस्टेंट को मिस्टर वो समझने लगते हैं, उसके साथ बातें करने लगते हैं और अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो एंट्री लेता है लिफ्ट में। और लिफ्ट में जाने के बाद वो जैसे ऊपर जाने वाला था लिफ्ट खुलता है और तभी साउची एंट्री लेती है। साउची को देखकर वो शॉक में और हमें फिर से फ्लैशबैक टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर साउची और वो में वन नाइट स्टैंड हुआ था। सुबह को साउची एम्बैरेस होकर वहाँ से भागने वाली होती है। तभी वो उसके पास आता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि कल रात का तुम मुझे रेट कर सकती हो, तुम खुश हो। तभी साउची क्या बोलती, साउची ने सोचा एक मेल मॉडल होगा और वो उसे फ्लर्ट कर रहा था तो उसके चेस्ट पर लिखती है कि बस सोचो थे। वो बोलता है तुम्हारा मतलब। तभी वो बोलती है कुछ नहीं और तभी वो बोलता है चलो स्कैन करो, पैसे पे करो मुझे, अगर तुमने मुझे मेल मॉडल समझ लिया है तो। वो पैसे देती है और उसके बाद बोलती है तुम जो भी हो मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारा हार्डवेयर ठीक ठाक ही था लेकिन हाँ परफॉर्मेंस इतना नहीं कि मैं खुश हो पाई। बोल के वहाँ से वो भाग जाती है। वो को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग प्लस गुस्सा आ रहा होता है अभी प्रेजेंट में, जहाँ पर साउची जब उसे देखती है शॉक में साउची को वो लेके जाता है ऑफिस के अंदर। वो बोलती है मिस्टर वो, और तभी वो बोलता है हाँ तुम यहाँ पर, मैंने सोचा नहीं था। क्या बोला था तुमने लास्ट टाइम कि मेरा परफॉर्मेंस सोचो था, तुम सेटिस्फाई नहीं थी। तो मुझे क्या लगता है ना मेरा वो फर्स्ट टाइम था तो मैं भी इस बात की वजह से मैं अपना बेस्ट ना दे पाया हूँ। तो हो सकता है अगर मुझे अपना बेस्ट देना है तो मुझे दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग यहीं पर प्रैक्टिस करें। ये सुनने के बाद बोलते कि आप मेरे बॉस हो और आपके साथ मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है, जो मैंने बकवास किया ना वो बस नशे की हालत में किया था तो मुझे माफ़ कर दो। बोलती है उसके बहुत करीब जाके बोल रहा होता है कि पर मैं तो सीरियस था ना। और तभी वो उससे बोलती है नहीं मिस्टर वो आपको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हो, मैंने जो बकवास किया आप सॉरी बोल के वहाँ उसे वॉमिट जैसी फीलिंग आने लगती है। उसके बाद वो अंदर चली जाती है वॉशरूम की तरफ और उसके बाद वो हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता है वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि उम्मीद है तुम मुझे पहचान लोगी, कोई बात नहीं, अगर तुम ना पहचानो तो भी मैं तुम्हें अपना प्यार फिर से एहसास दिलवा के रहूँगा। फ्लैशबैक टाइम 8 साल पहले जब हो को कुछ लोग मारना चाहते थे उस टाइम पे वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। साउची एक गैरेज में काम करती थी मेहनत के साथ और तभी उसके गाड़ी में कुछ आता है। पहले तो साउची अंदर जाती है और वो बोलती है कौन हो तुम, प्लीज़ ऐसे जाओ, मैं पुलिस को बुला लूँगी। वो बोलता है मेरी मदद करो और तभी वो सिचुएशन को समझ जाती है। उसके बाद जो होता है उसने जो कैप पहना हुआ था उसका कैप और जैकेट को खुद पहनती है, लड़कों जैसी बन के वहाँ से भाग जाती है और इस तरह से हो की जान बच पाई थी और बाद में साउची को कुछ हुआ भी नहीं था। तो इस बात की वजह से उस टाइम पे हुआ ने ये डिसाइड किया था कि इस लड़की का फेवर वो जरूर रिटर्न करेगा। और आजकल के ज़माने में कोई लड़की इतना एक दूसरे के लिए नहीं करती ना, तो वो को उसी दिन साउची से सच्चा वाला प्यार हो गया था। तो यही सब कुछ वो याद कर रहा होता है और अभी प्रेजेंट में वो सोचता है कि मैं तुम्हें अब अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर उसकी दोस्त उसके पास आती है। वो बोलती है अगर इस बच्चे के बारे में इसके फादर को पता चला तो क्या होगा, तुम उसे बताना नहीं चाहती क्या। साउची मन में सोचती है अगर मैं बताऊंगी तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वो बर्स्ट करने के लिए बोले। और वो बोलती है मैं एक अनाथ हूँ और मेरी लाइफ में कोई फैमिली होने वाला है तो मुझे तो कोई अफसोस नहीं। वो उससे सपोर्ट दिखाती है और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वहीं पर अब इसके अंदर मतलब वॉशरूम के अंदर एक और कैरेक्टर होता है इस ड्रामे की चमची नंबर 2 नीना, जो हमेशा साउची से डरा करती थी। वो मन ही मन में सोचती है कि अगर इसके बारे में सबको बताऊंगी तो बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट होगा और मैं यही तो चाहती हूँ। इन दिन हमें दिखाया जाता है
जो साउची होती है उसको उसकी आंटी कॉल करके बोल रही होती है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा। साउची मना कर रही होती है, तभी वो बोलती है कि नहीं बेटा तुम्हें शादी एक ना एक दिन तो करनी है। वो परेशान थी इसलिए वो ओके बोल देती है। किसी एलेक्स नाम के बंदे के साथ उसे ब्लाइंड डेट पे जाना था। और पैरेलली दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो होता है उसके असिस्टेंट उसको बोलता है कि साउची मैम प्रेग्नेंट है। वो शॉक में आता है और बोलता है उसने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी वो बोलता है और टाइमिंग सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि वो बेबी आपका है। तभी वो सोचता है कि मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद दिखाया जाता है जो साउची होती है वो एलेक्स से मिलने के लिए चली जाती है। एलेक्स को कुछ साल पहले जानती थी, बीच में वो अलग हुए थे, मतलब फ्रेंड्स हुआ करते थे। और तभी एलेक्स से वो बात करने लगती है और हमें दिखाया जाता है दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो जो वो होता है वो बाहर से देख रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और डेट में किसी और के साथ आई है। कितनी स्टूपिड है, कितनी सेमलेस है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर जहाँ पर एलेक्स जो होता है वो उसको साउची को ये बोले जा रहा होता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। वो हंसती है और उसके बाद वो बोलती है एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो थोड़ी देर तो पॉज देता है और वो बोलता है कौन है इसका फादर। वो बोलती है वो मैटर नहीं करता और मैं अपने बच्चे को अकेले पालना चाहती हूँ, बड़ा करना चाहती हूँ। वो बोलता है अगर इसका फादर इसको अपनाने के लिए तैयार ना हो तो उस टाइम पे मैं तैयार हूँ। वो हंसती है और बोलती है तुम्हारा अच्छा खासा करियर है, मुझे लगता है तुम्हें फोकस करना चाहिए करियर पे। और तभी हमें देखा जाता है जो साउची होती है उसको एलेक्स कुछ बोलता है उससे पहले वहाँ पर आप पहुँचता है। वो बोलता है बेबी तुम भी ना कमाल हो। उसके बाद उसके ऐसे शोल्डर को टच करता है। वो बोलता है तुम कौन हो। तभी साउची कुछ बोलती है उससे पहले वो बोलता है ये भी ना कमाल के, जब भी मुझसे गुस्सा होती है उसके बाद ब्लाइंडेड पे चली जाती है, इसकी पुरानी बीमारी है। ये सुनने के बाद वो बोलता है आप। तभी वो बोलता है मैं बताऊं बेबी मैं कौन हूँ या फिर तुम ही बताओगी। वो मनी मन में डर रही होती है और वो बोलती है ये मेरे, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ तो बोले। वो बोलती है ये मेरा लीडर है। वो बोलता है लीडर, कैसा लीडर। तभी वो बोलती है एक्चुअली ये मेरे बॉस है। वो बोलता है हाँ हाँ सही कहा इसने, मैं इसका बॉस हूँ। दिन में इसके ऑफिस में इसका बॉस और रात में, और उस टाइम पे उसके पैर पे लात मारती है और वो बोलती है कुछ भी बकते रहते हो। और तभी वो बोलता है बेबी अगर तुमने ना सच ना बोला तो मैं बुरा मान जाऊंगा, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन गुस्से में इतनी बड़ी पनिशमेंट तो मत दो ना। अब सिचुएशन ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इस बात की वजह से। साउची बोलते मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और उसके बाद वो को लेके वहां से बाहर की तरफ चली जाती है ताकि उसका अभी इज्जत का पोपट बनने वाला था और ना बन पाए। साउची को वो लेके जाता है बाहर की तरफ। तभी वो साउची को बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ बोलना चाहिए मुझे। वो बोलती है मुझे क्या बोलना है। तभी वो बोलता है क्या वो भी मैं ही बताऊँ। वो मन में सोचती है कि कहीं इसे पता तो नहीं चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है कि कैसी लड़की है मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इतनी टफ है, शक्ल से बोली लगती है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये यहाँ पर ब्लाइंडेड पे आई थी। तभी वो बोलता है तुम्हें कुछ बोलना चाहिए आई थिंक। वो बोलते हैं मिस्टर वो आई थिंक मैं गलत थी क्योंकि मुझे वो टाइम पे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था ब्लाइंडेड पे। आगे से अगर ब्लाइंडेड पे आना हो तो मैं अपने सारे काम खत्म करके आऊंगी, आई प्रॉमिस। वो बोलता है तुम यही बोलने वाली थी। वो बोलता है तो क्या। तभी वो बोलता है तुम्हें कुछ और बोलना चाहिए। तभी वो बोलती है एक्चुअली मुझे यहाँ पर आना था क्योंकि मेरी आंटी ने मुझे जबरदस्ती भेजा हुआ था, लेकिन आप टेंशन मत लो। तभी वो बोलता है साउची एक बात सुनो। वो बोलती है क्या। तभी वो बोलता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। वो बोलती है हाँ मुझे बच्चे बहुत पसंद है। उस टाइम पे वो कुछ बोलती है उससे पहले मन में सोचती है मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ और एक क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों कर रहा है, कहीं से सच तो नहीं पता चला। अगर इसे सच पता चलेगा तो मैं तो फंस जाऊंगी, ये कहीं एबॉर्शन करने के लिए ना बोले। उस टाइम पे वो बोलती है हाँ बच्चे मुझे बहुत पसंद है लेकिन अभी के लिए मेरे लिए जरूरी है मन लगा के काम करना, आपकी कंपनी को प्रॉफिट पे लेके जाना क्योंकि आपकी कंपनी मुझे अच्छी सैलरी पे कर रही है। और आप टेंशन मत लो मिस्टर वो, मैं आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं करूंगी, ना ही मैं नेक्स्ट टाइम आपको कहीं और ऐसे ब्लाइंड डेट पे मिलूंगी, ठीक है ना। आई एम सॉरी बस बोल के वहां से वो चली जाती है। अब वो क्या बोलता क्योंकि बंदी ने ऐसे पत्ता साफ किया था अपनी बातों को कवर करने के लिए कि उसके मन में कुछ और था ही नहीं। और उसके बाद गाड़ी में जाने के बाद साउची को वो बोलता है तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो बोलती क्यों। तभी वो बोलता है अब तुम्हें काम करना है ना, आई डोंट वांट कि तुम बीमार पड़ो और मेरे कंपनी को लॉस हो तो प्लीज चले जाना, ठीक है। वो बोलती ठीक है। और वो मन में सोच रही थी इसको कहीं सच पता ना चले। हॉस्पिटल में जाके भाग के गायनेक वाले रूम में जाकर और वो रिपोर्ट ढूंढने लगती है जो उसका था। और ये सोच रही थी कि अगर उसे पता चलेगा तो मैं तो गई, मैं तो मर गई। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो वहां से निकलने वाली होती है। तभी वहां पर वो उसके सामने टकराता है और वो बोलता है तुम कुछ ढूंढ रही हो। वो बोलते नहीं नहीं मैं क्यों ढूंढूंगी कुछ, मैंने कुछ नहीं ढूंढा। और तभी वो बोलता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वो बोलती है आप मेरे बॉस हो, आप मुझे पैसे पे करते हो, मैं आपको अवॉइड कर सकती हूँ भला, आप भी ना कमाल करती हो। तभी वो बोलता है तो ऐसा क्या है जो तुम मुझे छुपा रहे हो और ऐसे बिल्ली और कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ाई करवा रहे हो हम दोनों की, बताओ क्या बात है, क्या छुपा रहे हो। वो बोलते कुछ नहीं। तभी वो बोलता है कितनी ज्यादा भोली दिखती हो और कितनी शातिर हो, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो। ओ शॉक में। और तभी वो बोलता है मुझे पता है तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो उससे बोलता है तो तभी शाह जी बोलते पर ये बच्चा आपका नहीं है। वो बोलता है झूठ मत बोलो,
टाइमिंग सब कुछ मैंने देखा हुआ है, वो मेरा ही है और तुम टेंशन मत लो। अगर तुम इस बात को भी नकारना चाहती हो ना, तो आजकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी है। मैं 2 सेकंड में पता कर लूँगा कि ये मेरा बच्चा है, तो उसमें बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगेगा। साउची मन ही मन में सोचती है, "हे भगवान! अभी क्या करेगा?" तभी साउची बोलती है, "हाँ, ये बच्चा आपका है, तो भी मैं इस बच्चे को अकेले पालना चाहती हूँ। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बस।" तभी वो बोलता है, "साउची, क्या करूँ मैं तुम्हारा बताओ?" वो बोलती है, "क्या?" तभी वो बोलता है, "एक तो तुम मेरे साथ फर्स्ट टाइम नाइट स्पेंड की, वो मेरा भी फर्स्ट टाइम था और सुबह जाने से पहले तुमने ये बोला कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं और तीसरा तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई, चौथा तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट होने के बाद किसी और मैन के साथ जाके डेट पे जा रही थी और मेरे बच्चे को कोई और बाप दिलाने की ट्राई कर रही थी। मतलब तुम मेरे बच्चे के साथ इतनी नहीं नाइंसाफ़ी कर रही हो।" तभी वो बोलती है, "बहुत पर" वो बोलता है, "तुम्हें अब ऐसे तो मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा, अब आगे क्या करोगी?" वो बोलती है, "तो अब क्या करना चाहती हो?" वो बोलती है, "चलो यहाँ से।" उसे लगता है कि ये कहीं अबॉर्शन करने के लिए तो नहीं लगेगा ना, इसलिए वो बोलती है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है मुझे, डॉक्टर को बुलाओगे प्लीज़?" वो डर के मारे बोलता है, "ठीक है, मैं बुला रहा हूँ।" उसके बाद साउची सोचती है, अभी इसी टाइम में सही टाइम में यहाँ से भाग जाती हूँ। उसके बाद साउची जो होती है वहाँ से भागने वाली थी, बाहर दरवाजे में वो था और वो बोलता है, "कहीं जा रही हो? मुझे भी जाने दो साथ में, अब तो आफ्टर ऑल आई एम योर बेबीज़ फादर" बोलता है। साउची को उठा के लेके चला जाता है जो उसका घर था। और उस टाइम पे हमें देखा जाता है, सावची को वो बोलता है, "ये मेरा घर है।" तभी सावची बोलती है, "तो अब क्या?" तभी वो बोलता है, "तुमने कभी कुछ सोचा है हमारे बारे में?" वो बोलती है, "क्या सोचना है?" और तभी वो बोलता है, "अब ऑप्शन नहीं है ना, तुमने शादी के बारे में नहीं सोचा?" वो बोलती है, "शादी?" तभी वो बोलता है, "हाँ, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो और हम शादी कर लेते हैं।" वो बोलती है, "शादी?" पर मन ही मन में सोचती है कि मैंने तो इसको उल्टा-सीधा सोचा था, ये तो जेन्युइन बंदा निकला। और तभी वो बोलता है, "क्या तुम सच्ची में हमारे बच्चे को ये कहलाना चाहती हो सबके सामने कि ये बगैर बाप का बच्चा है, विदाउट मैरिज पैदा हुआ बच्चा है? लोग इसको कुछ भी उल्टा-सीधा बोले?" वो बोलते हैं, "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो।" तभी वो बोलता है शाओची और उस टाइम पे वो बोलता है, "अभी 3 बजे 4 बजे तक मैरिज ब्यूरो ऑफिस खुला हुआ होता है, सिविल ब्यूरो पे तुम आ जाना और हम शादी कर लेते" बोल के उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता है। साओची तो शॉक में साओची को बोलता है, "मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें क्या करके खुश रखूँगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूँगा और हमेशा बेबी और तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और हमारा एक अपना ही घर होगा।" उसके मन में अपना घर सब बहुत ज़्यादा छू जाता है क्योंकि साओची हमेशा से अनाथ थी और उसका तो कुछ अपना था नहीं और वो उससे हाँ बोलती है। उसके बाद ये दोनों मैरिज सर्टिफ़िकेट साइन कर लेते हैं और साओची बहुत ज़्यादा खुश थी। साउची को घर लेके चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है साउची को, वो बोलता है, "ये हमारा नया घर है क्योंकि मैंने सोचा कि बेबी के आने के बाद मैं पुराने घर में क्यों रहूँगा और तुम्हारे साथ रहना है ना।" और तभी वो उसकी तरफ देखती है। वो आपने टाई को अनबटन कर रहा था, पैंट के बटन को अनबटन कर रहा था। वो बोलती है, "तुम अपने पैंट के बटन को क्यों खोले हो?" वो बोलता है, "काफ़ी गर्मी है ना।" वो बोलती है, "देखो तुम्हारे में आई थिंक मैरिड तो है लेकिन प्लीज़ हस्बैंड वाइफ वाले कोई भी हरकतें नहीं करेंगे।" वो बोलता है, "ये सब कुछ होने के बाद बोल रही हो?" वो बोलते हैं, "नहीं, मेरा मतलब हम सेपरेट रूम में सोएँगे।" वो हँसता है और वो बोलता है, "वो सब कुछ ज़रूर तुम सेट करोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तुम आराम से रह सकती हो और तुम जो भी रूम, जो भी पैसा, जो भी यूज़ कर सकती हो, कर लो, मुझे कोई इश्यू नहीं और सारा जो भी पासपोर्ट है वो तुम्हारे बर्थडे के ऊपर है।" वो स्माइल करती है और तभी वो उससे बोलता है, "और मैं तुम्हें लेने तब आऊँगा जब तुम रेडी होगी, ठीक है? या फिर मैं इस घर में साथ तब रहूँगा जब तुम रेडी होगी। अभी हम सेपरेट रूम में जी रहेंगे।" ऐसा बोल के उसे अपने पास खींचता है। साओची काफ़ी घबराई हुई थी और तभी हमें दिखाया जाता है साओची को बोलता है, "डोंट वरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आफ्टर ऑल तुम मेरे बच्चे की होने वाली माँ हो।" ऐसा वो बोलता है और उस टाइम पे वो वहाँ से जाने वाला था और तभी वो रुकता है और वो बोलता है, "साओची?" वो बोलते हैं, "क्या?" तभी वो बोलता है, "वेडिंग नाइट पर दूल्हा सूखा-सूखा जा रहा है और अपनी बीवी की बातें मानकर दूसरे कमरे में सोने वाला है, तो तुम्हें नहीं लगता कुछ जुगाड़ चाहिए?" वो बोलती है, "क्या?" तभी बोलता है, "गुड नाइट किस।" वो उसके पास आती है, उसे किस करती है और डायरेक्ट लिप्स पे किस करती है, जिस बात की वजह से वो खुश भी था और शॉक में भी था। ऑफिस में दिखाया जाता है साउची जब प्रेजेंटेशन देने के लिए अपना लैपटॉप ओपन करती है तो उसे आइडिया लगता है कि उसका लैपटॉप एक्सचेंज हुआ था वो के साथ। अब यहाँ पर सबके सामने उसका पोपट बनने वाला था और वो भी वहीं पर था। उसे आइडिया नहीं था क्या है। साउची अपना मन लगा कर प्रेजेंटेशन करती है लेकिन क्योंकि उसने मेहनत करके किया था ना, तो कोई भी उसके आइडिया को चुरा नहीं पाता और वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाती है। सब लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वो उसे बोलता है, "तुम मेरे ऑफिस में आओ" और उसके बाद उसके पीछे-पीछे चली जाती है और तभी सबको लग रहा था आज तो वो बहुत गुस्से में होगा और जो नीना होती है वो एक सोच के तसल्ली दे रही थी अपने आप को कि पक्का उसको बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया होगा और डाँटने वाला है। लेकिन उनको क्या पता क्योंकि जो वो है उसका तो अब रिवार्ड देने का टाइम चल रहा था जहाँ पर साउची को कंटिन्यूअसली किस किया जा रहा था। साउची डर रही थी और वो बोल रही थी अगर किसी ने देख लिया तो। वो बोलता है, "हम दोनों लीगल कपल है, अगर देख लिया तो भी क्या बात है, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्या इन सब चीज़ें?" वो बोलता है तो तभी वो बोलते, "नहीं ऐसी बात नहीं, फिर भी आप
प्रेसिडेंट हो और मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि कोई मिसअंडरस्टैंड करे हम दोनों के रिलेशनशिप को। मैं सबको धीरे बताना चाहती हूँ। वो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे अपनी वाइफ को प्यार करने दो। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाए तो तुम्हें थैंक यू भी तो बोलना है ना, तुम्हें रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए ना वाइफी। ऐसा वो बोलता है, उससे कंटिन्यूअसली किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। तभी साउची उससे बोलता है शाम को आप डिनर पार्टी में आओगे? वो बोलता है तुम्हें लगता है मुझे आना चाहिए? तभी वो बोलती है आप इतना काम करते हो, कभी-कभी आपको बाहर भी घूमना चाहिए, अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। तभी वो बोलता है तुम्हें पता है मेरा मेंटल हो या फिर फिजिकल हेल्थ तो बुरा नहीं है। वो स्माइल करती है और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। जब साउची उस इवेंट पे जाती है शाम वाले पार्टी पे, तो वहाँ पर जाने के बाद दिखाया जाता है साउची को एक कार्ड आता है, वीआईपी कार्ड, ये बोलते हुए कि आप यहाँ के 999 कस्टमर हो जिसका रूम अपडेट हुआ है, आप लकी कस्टमर हो। और एजेंट ऑडियंस हमें पता है कि ये सब कुछ वो ने करवाया था, लेकिन यहाँ पर नाना आती है। नाना आके बोलती है कि मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है, ये कार्ड तो मेरा है। और तभी साउची छीनने की ट्राई करती है। तभी वो बोलती है नहीं ये कार्ड मेरा है, मुझे दो, तुम जैसी लड़की को वीआईपी रूम क्या काम। और तभी साउची छीनने की ट्राई करती है तो नाना सीधा पानी में गिर जाती है। सबके सामने नाना का अच्छा खासा बेइज्जती हो जाता है। उस टाइम पे हमें देखा जाता है साउची जो होती है उस रूम की तरफ जाती है जहाँ पर उसको बुलाया गया था, और वहाँ पर एक बंदा उसे देख लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो को आज ये लड़की कुछ करने वाली है, उसे पता नहीं था कि ये उसकी बीवी है। और हमें दिखाया जाता है साउची ऊपर वाले महल में पहुंच गई थी और उसके बाद उसे कमरा काफी पसंद आता है। जो वो होता है वो सिर्फ बाथरूम से बाहर आता है, इतना प्यारा लग रहा था। साउची थोड़ी देर तो देखती रह जाती है। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि तुमने, उसके बाद उसे किस करके बाय बोलती है। और हमें दिखाया जाता है नीना जो होती है रूम में आती है, लिटरली उसे कोई नहीं मिलता, उसके बाद उसे वहां से भगा देती है। हम देखते हैं उसके बाद साउची भाग के आती है जहाँ पर जो वो होता है वो ऐसे बालकनी के साइड पे होता है। वो बोलता है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज तुम्हारा? ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम छुपे कैसे? वो बोलता है तुमने बोला था छुप जाओ, मैंने छुप के दिखा दिया था, अब तुम्हारा काम है मुझे रिवार्ड देना, तो बताओ क्या रिवार्ड दोगी? वो बोलती क्या? तभी वो बोलता है मेरा कुछ और प्लान है। उसके बाद उसे गोदी में उठाता है, बेडरूम में लेके जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करने लगते हैं। बाद में उसे बोलती है अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वो बोलता है अगर तुम यहाँ से गई तो प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ पर अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ, किसी अरे गहरे इंसानों के साथ नहीं। ऐसा वो बोलता है, उसका मुंह बंद करवाता है। और हम देखते हैं अब नीचे वाला सेक्शन जहाँ पर साउची अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। उसके फ्रेंड बहुत खुश थी साउची के लिए और उसे बोल रहे होते कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है और मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि मैं सबके सामने कब बताऊंगी कि तुम दोनों मैरिड हो। साउची बोलती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं। तभी वो बोलती है नहीं नहीं, जरूरत क्यों नहीं है, तुम दोनों मैरिड हो और ये बताना तो मजेदार होगा ना। तभी नीना आती है और हमें पता चलता है जो नीना होती है उसने यहाँ पर बेट लगाया हुआ था कि वो शायद यहाँ पर नहीं आने वाला, और साउची ने बेट लगाया था कि वो किसी भी कीमत पे आएगा। इसी के बारे में बात हो रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो आता है और तभी वो नीना जो होती है वो बोल देती है कि हम लोगों ने बेट लगाया हुआ था कि आप यहाँ पर नहीं आने वाले, हमें नहीं लगा था, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा ही भरोसा था आप पर, शायद बॉस जो आप यहाँ पर आ गई। अब वो को बुरा लगता है इस बात की वजह से, क्योंकि उसे तो इसलिए यहाँ पर बुलाया गया था, उसे ऐसा लगा था कि साउची उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बल्कि यहाँ पर तो उल्टा निकला ना, साउची ने इसलिए यहाँ पर इसे बुलाया था ताकि वो अपना बेट जीत सके। साउची थोड़ा अपसेट और वो वहाँ से चला जाता है, उसकी दोस्तों से सॉरी बोलती है। एक्चुअल में बेट लगाने वाली साउची नहीं बल्कि उसकी दोस्त थी, ये प्रूव करने के लिए कि साउची के कहने पर वो यहाँ पर आ जाएगा, और हुआ भी वही। साउची जो होती है वो जब नहीं थी तभी जो वो था उसके पास नीना जाती है, उसे सेड्यूस करने की ट्राई करती है, वो उसका मुंह बंद करवा के वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और हमें दिखा जाता है साउची जो होती है वो वहाँ पर वो को कंफ्यूजन क्लियर करवाने के लिए जा रही होती है। तभी हमें दिखा जाता है जो साउची थी उसको एक ओल्ड मैन मिलता है और वो बोलता है रोंग तुम आ गई। रोंग कौन है? वो बोलते हैं मुझे लगता है आप मिस्टेकन हो, मैं रोंग नहीं बल्कि साउची हूँ। और तभी उससे बोलते नहीं नहीं, लास्ट टाइम आप आए थे मिस्टर वो के साथ यहाँ पर और मैंने फोटो भी लिया था और मेरे पास फोटोज भी है क्योंकि आप लोग तो वीआईपी कपल थे। वो बोलती क्या? तभी उसे फोटो निकाल के दिखाता है जहाँ पर जो होता है वो एक बिल्कुल साउची की तरह दिखने वाली लड़की के साथ बहुत खुश लग रहा था। साउची शौक में उससे बस ये बोलती कि मैं उनको नहीं जानती, आई एम सॉरी, और मैं आपको भी नहीं जानती, वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता जो साउची थी उसको जो वो का असिस्टेंट था उसका फेवरेट खाना लेके देता है। तब साउची उससे बोलती है कि क्या आप कोई रोंग नाम की लड़की को जानती हो? रोंग नाम सुनने के बाद वो थोड़ा सा चुप होता है और वो बोलता है मुझे प्रेसिडेंट के साथ बहुत जल्द बात करने के लिए जाना है तो आई नीड टू गो मैम बोल के भाग जाता है। साउची को थोड़ा फिशी लगता है और हमें दिखाया जाता है जो असिस्टेंट होता है वो को मैसेज कर देता है कि कुछ तो मामला हुआ है बॉस। वहाँ पर एक कार्ड रखा गया था, एक एवेन्यू से बुलाया गया था, वहाँ पर जाती है और एंट्री लेती है। इस ड्रामे की दूसरी कैरेक्टर, दूसरी फीमेल लीड बोल सकते हैं जिसका नाम रोंग होता है।
साओजी तो उसे नहीं जानती थी। उसके पास जाने के बाद वो उसे बोलती है कि मैं रोंग हूँ। साओजी को समझने में देरी नहीं लगती, व्हाट्स रॉन्ग। और उस टाइम पे वो बोलती है तुम रोंग हो लेकिन फोटो से अलग लग रही हो। तभी रोंग अपना फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर वो हमेशा से बचपन से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ वो उसे प्यार करती थी, लेकिन उसने एक दिन देखा हुआ था वो के मन में साओजी को ढूंढने का ऑब्सेशन और उसको पाने का पागलपन। बहुत टाइम तक उसने ढूंढा, मिली नहीं थी। इस बात की वजह से उसने पूरी तरह से उसकी जैसी शक्ल बना ली थी, मतलब सर्जरी के थ्रू। और उसके बाद उसने जो वो है उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। बेचारा वो तो ऑलरेडी इमोशनल था। और एक दिन होता ऐसा है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं कि उसके बैक पर उसे एक टैटू मिलता है। और वो टैटू किसी और के नहीं बल्कि सिर्फ वो तो रोंग का हुआ करता था। ये देख के वो शौक में उसे समझ में आ जाता है और उसे धक्का देता है और बोलता है तुम वो नहीं हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी वो बोलती है शक्ल हुई है सब, बाकी क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता है सिर्फ शक्ल होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ वो चाहिए। वो उसे बोलने लगती है कि वो जिंदा है या मर गया किसी को पता नहीं, तो तुम उसके पीछे इतना पागल कैसे हो सकते हो। वो बोलता है अपनी जुबान बंद करो, उसको कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है और मैं एक दिन इसको ढूंढ लूंगा और सारी दुनिया देखेगी। वो उसे बोलता है कि वो जिंदा है और वो सिर्फ मेरी है और इस जन्म में मैं हूँ तो सिर्फ उसके लिए। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, दोबारा इस शक्ल के साथ मेरे सामने मत आना। जाओ अपनी शक्ल बदलो वरना मैं बहुत कुछ करूंगा, बोल के उसे बुरी तरह से उसने इंसल्ट की थी। तो जो था फ्लैशबैक अभी प्रेजेंट में सब कुछ रोंग याद कर रही होती है। उसके बाद अभी प्रेजेंट में जो होता है वो रोंग ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है कि वो वो उसे बहुत प्यार करती है, वो भी उससे प्यार करता है। जब वो उसे पूछती है कि तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ, तो वो ये बता देती है कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसे अपनी शक्ल को बदलना पड़ा। साओजी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है लोगों का पास्ट उसके साथ हमेशा होता है, लेकिन पास्ट की वजह से फ्यूचर खराब होना नहीं चाहिए। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था और हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट साइन भी किया है, वो गलत नहीं हो सकता। मुझे किसी अजनबी से ज़्यादा अपने हस्बैंड पे भरोसा है। और तभी हमें दिखाया जाता होती है वो ये बोलती है कि तुम्हें पता है तुम अचानक से प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद तुमसे शादी करने के लिए उसने यहाँ क्यों बोला। वो बोलती है क्या। तभी वो बोलती है क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर सकती और उसे बच्चे बहुत पसंद है और वो सिर्फ बच्चे के लिए तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें छोड़ देगा, प्लीज उसे जल्द से जल्द छोड़ो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा बोल के रोने का ड्रामा करती है। साउजी के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो उसका मुंह बंद करवा के निकलती है कि मैं किसी अरे गरीब लोगों की बातें नहीं सुनती। हम देखते हैं वॉशरूम में साउजी को वॉमिटिंग आ रही होती है। वहाँ पर वो आता है, उसे चेक करता है और उसके बाद उसे बोलता है कि तुम खाली पैर क्यों हो। उसके बाद उसे बैठने के लिए बोलता है। उसके बाद उसे स्लीपर पहनाने लगता है और वो बोलता है अगली बार अगर कोई बेट लगाना हो तो मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हें जीतने में मदद करूँगा, बोलता है। साउची स्माइल करती है और तभी वो उससे बोलता है मैंने तुम्हें कल के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है तो प्लीज़ उसको स्पॉइल मत करवाना। वो बोलती है क्या। तभी वो बोलता है तुम कल ही पता करोगे कि क्या सरप्राइज है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अगले दिन दिखाया जाता है सब लोग इंटरव्यू देख रहे होते हैं तो साउची को भी बुलाया जाता है। इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा होता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है। तभी वो बोलता है हाँ मैंने किसी से 8 साल से प्यार किया है और मैं उससे उसके बगैर नहीं रह सकता। तभी साउची को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होता है, मतलब उसे रियलिटी पता नहीं है ना, तो वो मन ही मन में सोच रहे होते किसने बोला था मुझे सरप्राइज दूंगा, ये था इसका सरप्राइज। उसके बाद वो अपसेट थी, वो जाने वाली थी। तभी हमें दिखाया जाता है नीना जो होती है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो जैसे वो वॉशरूम में जाती है उस टाइम पे वहाँ पर वॉशरूम में नीना मैनेजर सब लोग उससे रिवेंज लेने की ट्राई करती है। साउची को बहुत गंदी तरीके से उससे पीटने लगते हैं। साउची वहाँ से भागने की ट्राई कर रही थी, वो नहीं करता। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद असिस्टेंट बोलता है आई होप आज मैम बहुत खुश होंगी, अपने आप की सारी दिल की बात बता दी। उनको क्या पता कि दिल की आधी बात ही पता चली है। तो हमें दिखाया जाता है साउची जो होती है वो भाग के जिसे तैसे बाहर की तरफ निकल रही होती है। जब तक वो आता है साउची का बहुत बुरा हाल था। और तभी हमें दिखाया जाता है नीना जो होती है वो ये बोलने लगती है कि इसने सब कुछ सजेस्ट किया हुआ है तो इसको पनिशमेंट मिलना जरूरी था। ये तो विदाउट मैरिज अब इसमें आते ही प्रेग्नेंट हो गई थी और पता नहीं किसका बच्चा है। उसे इतना गुस्सा आता है, वो रिंग को निकालता है और उसके बाद वो साउची की उंगली में पहनाता है और वो बोलता है वो बच्चा मेरा है और मैं इसके बच्चे का बाप हूँ और ये मेरी बीबी है। किसी को डाउट है अभी भी, ऐसा लगता है कि साउची गलत लड़की है। सब लोग शौक में। और उस टाइम पे वो बोलता है मैं इसी बात की वजह से डे 1 पर ही सबको बताना चाहता था कि तुम मेरी बीबी हो, हम लोग नो रियली मैरिड है, तुमने बताने नहीं दिया। अब देखो लोग इस बात का फायदा उठा रहे हैं। इनको तब तक पनिशमेंट दो जब तक इन लोगों को दोबारा हिम्मत ना हो कि किसी और के सामने आके उठा के देखने की हिम्मत आए, बोल के साउची को वहाँ पर गोदी में उठा के लेके चला जाता है। अब हम देखते हैं घर पे जाने के बाद साउची को टेबल पे
उसके चप्पल रखकर वो उसे सोफे में रखता है। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी को हायर करता है उसका ख्याल रखने के लिए और साउची स्माइल कर रही थी। वो उसके फॉरहेड पे किस करता है। वो बोलती है, पागल हो गया, क्या कर रहे हो यहाँ पर, सब देखेंगे। वो बोलता है, अपनी बीवी को किस करने के लिए भी मुझे शर्म आनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। और तभी वो उससे बोलती है कि वो एक्चुअली मुझे रोंग के बारे में। तभी वहाँ पर जो हुआ है उसकी मॉम आती है। मॉम को जब नॉर्मली ग्रीट करने की ट्राई करते हैं, साउची ये बोल देती है मॉम की इसका ओरिजिन पता नहीं। वो उनको क्लियरली बता देता है कि वो मेरी बीवी है। और तभी वो बोलते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। साउची को वो बोलता है, तुम यहाँ पर आराम करो, मुझे मॉम से बात करनी है। अचानक से मैंने तुमसे मैरिज की ना, इसलिए मॉम सैड है। और उस टाइम पे वो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। साउची चाय लेकर जा रही होती है और तभी वो ये बोलने लगती है कि अब तो वो जो रोंग है वापस आ गई है, तो अब तुम्हें उसको छोड़ना चाहिए। तभी वो बोलता है कि मैं रोंग से कभी भी प्यार नहीं करता, तो प्लीज़ आप मुझे परेशान करना बंद करो। उस लड़की को आपने अपनी बहू के लिए चूज़ किया, मेरी बीवी के लिए नहीं। और तभी साउची ये सब कुछ सुन चुकी थी। साउची को बुरा तो लगा था, लेकिन वो उसे ये कन्विंस कर रहा होता है कि मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं जाने वाला और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मॉम कंटिन्यूअसली उसे बुली कर रही होती है, उसे ये बोले जा रहे होते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द साउची को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की इस खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। साउची थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। वो जब साउची वहाँ से जा चुकी थी तो मॉम को क्लियरली बता देता है कि अगर आपको मुझे बेटा कहना है या फिर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ, तो आपको मेरी बीवी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको बेटा कहने का मौका ना मिले, बोल के अपनी माँ का मुंह बंद करवाता है। और उसके बाद जो होता है, वो साउची के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरी मॉम को उसे बहू बनाना था, मुझे नहीं, और तुम टेंशन मत लो, मॉम अभी गुस्से में, बाद में ठीक हो जाएगी। वो सोच रही थी मन में कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। उसे डाउट हो रहा था। और हमें दिखा जाता है, वो बोलता है कि शाम को तुम वेट करना, तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, साथ में डिनर करेंगे। लेट नाइट तक वो अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए वेट करी थी, वो आया ही नहीं। उसके लिए फ्लावर आता है लेकिन वो नहीं आता। उसको कॉल करती है तो हमें दिखाया जाता है रोंग कॉल उठाती है बोल करके अभी वो वॉशरूम में शावर ले रहा है। उसे बहुत बुरा लगता है। बाद में पता चलता है वो तो ऑफिस में था और उसका फ़ोन उसने उठा लिया था, जिस बात की वजह से जो हुआ है वो रोंग को बहुत ज़्यादा डांटता है। और हमें दिखाया जाता है पूरे नाइट तक ना आने की वजह से नेक्स्ट डे मॉर्निंग को दिखाया जाता है, जब वो ऑफिस से वापस आता है तो जो साउची है वो सोफे पे सो चुकी थी। जब वो उसे उठाता है वो उससे सॉरी बोलता है, कल रात उसे बहुत काम आ गया था और वो फंस गया था। साउची उसे बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। वो बोलता है, बोलो। तभी वो बोलती है कि रोंग और तुम्हारा रिश्ता क्या है। तभी वो कुछ बोलता है, कॉल आता है, कंटिन्यूअसली उसे कॉल करता है, फिर से कॉल आता है तो उसे उठाना पड़ता है। और तभी कॉल में ये बोला जा रहा होता है कि आपके कोई रिलेटिव्स का एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल पे आ जाइए। और तभी साउची उससे बोलती है, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, तुम हॉस्पिटल पे जाओ। वो उसे बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा, तो प्लीज़ तुम मेरा वेट करना। साउची मन ही मन में यही सवाल कर रही थी अपने आप से कि मैं क्या अभी भी इस पे भरोसा कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि अभी उसके भरोसे का जो भी नींव था वो डगमगाने लगा था। उसके बाद वो एलेक्स को कॉल करती है और वो बोलती है, वो एलेक्स को एक हॉस्पिटल में जाने के लिए बोलती है। वो साथ में जाती है जहाँ पर जो वो है उसे बुलाया गया था। और वहाँ पर जाने के बाद वो उस सेक्शन में जाती है जिस कमरे नंबर में उसे बुलाया गया था। वहाँ पर जाती है तो वो दिखती है, जो वो है वो तो हमारी बंदी के साथ था, मतलब रोंग के साथ था। रोंग को कुछ चोट वोट लगी नहीं थी। तो वहाँ पर उसे दिखने के बाद पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करे। तभी रोंग ओवर स्मार्ट बनते हुए बोलती कि आई एम सॉरी, तुम्हारा बर्थडे था, लेकिन ये सब कुछ हुआ, मुझे थोड़ी सी चोट लगी थी। उस टाइम पे साउची बस ये बोलते, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वो बोलता है, क्या। तभी वो बोलता है, तुम काम पे थे या फिर रोंग के साथ थे। वो कुछ बोलता है उससे पहले फिर से रोंग ये बोलने लगते हैं कि वो एक्चुअली मैं थी इसके साथ। साउची को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, लेट्स गेट डिवोर्स, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, बोल के वहाँ से वो चली जाती है। उसके पीछे पीछे वो जाने लगता है। बाहर एलेक्स को बोलती है कि चलो यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी रहने का मन नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद जो वो है उसके पीछे पीछे जाता है और उस टाइम पे एलेक्स को बोलता है कि तू मेरी बीवी से दूर रहे। तभी वो बोलता है, ये तेरी बीवी हो सकती है लेकिन खुश लग नहीं रही। अरे मेरी बचपन से अच्छी दोस्त है और मैं इसके खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले उसके हस्बैंड उसके बीच में आए। तभी जो वो है उसका हाथ पकड़ के बोलता है, चलो यहाँ से, तुम्हारा मूड खराब है ना, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। साउची बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती और वो उससे बोलती है, यहाँ से जाओ। उसके बाद हमें दिखा जाता है घर पे जाने के बाद भी साउची वो को घर के अंदर आने नहीं देती। और उस टाइम पे वो बाहर चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देने वाला, चाहे तुम। साउची बिल्कुल भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी।
वो परेशान था, लेकिन हाँ, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा था और उसके टाइम पे हमें प्रेगनेंसी टेस्ट भी चली जा रही होती है। कंटिन्यूअसली 2-3 महीने का वक़्त गुज़रता है, जहाँ पर साउची का चेकअप होता रहता था, लेकिन साउची कभी अच्छे से इंटरैक्ट कर नहीं पा रही थी। अब इन दोनों में कुछ तो ऐसा हो गया था जिस बात की वजह से कुछ ज़्यादा ही दूरियाँ बढ़ चुकी थी और ये चीज़ वो अच्छी तरह से जान चुका था। हुओ को कॉल आता है डॉक्टर का और उसे ये बोला जाता है कि उसके बेबी का अल्ट्रासाउंड आ गया है और बेबी का जो हार्ट है वो बिल्कुल भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा। जो सुन के वो बहुत परेशान होता है, साहू के पास जाता है, उसे बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो मन ही मन में सोचता है मैं इस प्रॉब्लम को खुद सँभाल लूँगा, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। उसके बाद वो बड़ी टेंशन में वहाँ से निकल लेता है। और हमें पैरेलली ये दिखाया जाता है जो रोंग होती है वो मेड को ब्लैकमेल करने लगती है। उसकी बेटे को इलाज की ज़रूरत थी और उसको पैसों की ज़रूरत थी। अगर वो जो हमारी सावजी है उसके बेबी को मारने में मदद नहीं करेगी तो उस टाइम पे उसकी जान को खतरा होगा। और हमें दिखाया जाता है मेड ऐसे चाहती तो नहीं थी लेकिन अपनों के लिए उन्हें करना पड़ता है। वो उसके खाने में कुछ मिला देती है, खाने के लिए दे देती है, लेकिन साउची को एंड में उससे छीन लेती है, ये बोलकर कि आपके बेबी के लिए सही नहीं, इतना हेल्दी नहीं है ये। और साउची को अजीब लग रहा था, साउची को चक्कर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है जो साउची होती है वो घर पे होती है, वहाँ पर रोंग आती है। उसके बाद वो उसे एक एग्रीमेंट पेपर दिखाती है। एक्चुअली ये एग्रीमेंट पेपर हमारी साउची और हुओ के बच्चे का था, क्योंकि बच्चे का दिल प्रॉपर्ली डेवलप हुआ नहीं था। इस बात की वजह से डॉक्टर ने उसे ये राय दी हुई थी कि उसको एबॉर्शन करवा दिया जाए और साउची को तो पहले बिल्कुल भी यकीन हो नहीं रहा था। और तभी रोंगी बोलने लगती है कि तुम्हें तो याद है ना, मैंने लास्ट टाइम बोला था एक्सीडेंट के बाद मैं कंसीव नहीं कर पाई थी, इस बात की वजह से तुम्हें उसने से एजेंट सब्स्टिट्यूट यूज़ किया, लेकिन अब मैं नॉर्मली कंसीव कर चुकी हूँ, तो इस बात की वजह से अब तुम्हारे बच्चे का जिंदा रहना कोई फ़ायदेमंद बात नहीं। ऐसे भी इतना अनहेल्दी बच्चा क्यों रहेगा? सावची बोलती है अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताता। और ये सुनने के बाद वो बोलते उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई होगी। उसके लिए चीज़ें मुश्किल मत करो, तुम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती हो। यहाँ पर कुछ कम्पनसेशन अमाउंट है और पर्सनली मैं खुद ही एक अमाउंट भरने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ इस पेपर पे साइन करो। सावची उससे फ़ोन छीनती है और उसके बाद जो वो है उसे कॉल करके पूछती है कि क्या वो एग्रीमेंट में लिखा है वो सही है, बस वो इतना पूछती है। और वो बोलती है क्या हमारा बच्चा हेल्दी नहीं है? वो बोलता है तुम्हें किसने बताया? तभी वो बोलते हैं मुझे बस सच जानना है, क्या सच में हमारा बच्चा हेल्दी नहीं है? वो बोलता है नहीं, आई एम सॉरी। वो बहुत सैड हो जाती है और उस टाइम पे वो रोते हुए बोलती है कि क्या तुम चाहती हो मैं एग्रीमेंट पे साइन करूँ? मीन कि वो बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है, वो वाला पैरेंटल एग्रीमेंट। वो इतना डिटेल में नहीं बताती और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे सच पता चल गया होगा। ट्रीटमेंट के लिए तो माँ-बाप दोनों की इलाज की परमिशन की ज़रूरत थी, इस बात की वजह से वो बोलता है हाँ। और उसके बाद साउची को बहुत रोना आता है, रोंग आग में घी थप्पने का काम करती है, ये बोलते हुए कि तुम कभी भी उसकी फर्स्ट चॉइस थी ही नहीं, मैं हमेशा उसकी फर्स्ट चॉइस थी, तुम तो एजेंट सब्स्टिट्यूट थी जब तक मैं नहीं थी और मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो अब तुम तो सप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट ही हो। वो रोते-रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है, हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। साउची को अभी के अभी ऑपरेशन करना था और बेबी को निकालना था, ऑलरेडी 9 मंथ हो चुके थे। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो तो आया ही नहीं था और वहाँ पर एलेक्स था साथ में और एलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मेड जो होती है उसको ऑलरेडी रोंग अपने इशारे में नचवा चुकी थी। और यहाँ पर वो को तो पता भी नहीं था साउची के साथ कुछ हो रहा है, उसे किसी ने बताया नहीं। और जो डॉक्टर है वहाँ पर डाँट रहे होते हैं और ऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन करना था, फैमिली मेंबर ना होने की वजह से जो फ्रेंड है एलेक्स उसको ही साइन करना पड़ता है एग्रीमेंट, ये बोलकर कि उसका हस्बैंड है। उसके बाद एग्रीमेंट पेपर साइन होता है, उसके बाद उसे ऑपरेशन के लिए अंदर लाया जाता है। उसकी हेल्थ की ज़रूरत थी, उसको बचाने के लिए सब कुछ करना ज़रूरी था। एलेक्स बहुत सैड था और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो एंट्री लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो जो एलेक्स से उसे डाँटने लगता है, उसके साथ लड़ाई होती है कि तुम मेरी बीवी के पर्सनल चीज़ों में डिसीज़न लेने वाले होते कौन हो? हम कपल है। तभी उसे कूट देता है, ये बोलते हुए कि जब वो हॉस्पिटल में बीमार थे तब कहाँ थे तुम? उसके बेबी के साथ ये सब कुछ हो रहा था तब कहाँ थे? और अब आए हो 2 दिन के अंदर उसके साथ क्या हुआ तुम्हें पता भी है? उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो रोंग है उसे वो क्लियरली बता देता है कि उसके साथ मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन तुमसे तो मैं शादी नहीं करने वाला। वो बोलती है क्यों? तुम्हें इस शक्ल से प्यार है ना? तो ये सुनने का तो वो हँसते हुए बोलता है मुझे उस शक्ल से नहीं उस इंसान से प्यार है। और उसकी बर्दाश्त की हद पार हो जाती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो
साउची होती है, अपनी आँखें खोलती है, उसकी दोस्त वहाँ पर होती है। उठने के बाद वो सबसे पहले अपने बच्चे से मिलने की ज़िद करती है। लेकिन उसके दोस्त उसे बड़े प्यार से समझाती है कि अभी तुम हेल्दी हो और तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है और तुम दोनों कपल हो, तो वो बेबीज़ तो बाद में भी हो सकती है। वो बोलती है, "तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। कहाँ पर है? मुझे बच्चे दिखना है मुझे।" बोल के रोने लगती है। वहाँ पर आता है वो उसे रोकने की ट्राई करता है। वो बोलती है, "हमारा बेबी कहाँ पर है? मुझे देखना है। मुझे पता है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। सब कुछ हम बोलकर एक नई स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मुझे बताओ ना बेबी कहाँ पर है?" रोने लग जाती है और उससे बोलता है, "मुझे वो पेपर साइन करना पड़ा और हमारा बेबी नहीं है अब।" वो चिल्ला-चिल्ला के वहीं पर रोते-रोते बेहोश हो जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेबी होता है उसको उठाकर जो केयरटेकर थी वो रोंग तक पहुँचाती है। तब हमें पता चलता है रोंग ने उसकी बेटे को अगवा करके उसे बंदी बनाकर ये सब कुछ करने पे मजबूर किया था। अब ये सब कुछ तो कब खुलेगा वो बाद में पता चलेगा। हम देखते हैं अब साउची ऑलमोस्ट 2 महीने तक ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। वो अपने काम में बिज़ी था और वो को अभी भी उसने माफ़ नहीं किया था। तो फाइनली होता ऐसा है कि साउची जो थी वो घर पे जाती है और वो को उसका सब कुछ वापस लौटाती है, रिंग से लेकर सारे गिफ्ट जो उसने दिए थे और वो बोलते हैं हम दोनों के इसमें प्यार और भरोसा ही नहीं रहा तो बाकी क्या ही रहेगा। और वो बोलती है अब मैं आपसे जा रही हूँ, हमारा मिलना एक मिस्टेक था। उसे रोकने की ट्राई करता है ये बोलते हुए कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था तुम्हें बचाने के अलावा। वो उसे बोलती कि वो डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो, जाओ तुम रोंग के पास, इसी भी तुम्हें तो रोंग से प्यार था ना बोल के उससे गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। उसे हग करने की ट्राई कर रहा था, समझाने की ट्राई कर रहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मैं शायद बर्दाश्त ना कर पाऊँ। साउची बोलती है, मैं अपने बच्चे की मौत के लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगी और उसके बाद वो बड़े सैड होके वहाँ से चली जाती है और इस तरह से इन दोनों की एक लव स्टोरी यहीं पर द एंड हो जाती है। अब इस बात को 5 साल हो चुके थे और हमें दिखाया जाता है साउची अपने फ्रेंड एलेक्स के साथ चाइना वापस आ जाती है। उसको कुछ काम था और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने काम की वजह से एक बहुत बड़ी मॉल में गई हुई होती है और वहीं पर हमारा बंदा वो भी आया हुआ था। लेकिन वो कुछ साउची देखती है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और उसके बाद साउची जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर रोंग आ पहुँचती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था इतना कुछ होने के बाद भी तुम वापस आने की हिम्मत करोगी। साउची उसे बोलती है, हाय कैसी हो? ऐसे तुम ठीक ही लग रही हो। ऐसे क्या बात है? मेरे पीछे-पीछे क्यों आई? 5 साल पहले जो था वो तो खत्म हो चुका है ना, तो अब मेरे पीछे आने का क्या मतलब? तभी वो बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। उस टाइम पे मैं तो मुझसे बात भी नहीं कर सकती। साउची बोलती है, पर तुम्हारे लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस बात की वजह से डरी हुई हो कि 5 साल के बाद फिर से मैं वापस आ गई, तो मेरा सो कॉल्ड एक्स हस्बैंड है कहीं मेरे ऊपर ध्यान ना दे। जाओ, जाओ क्या बात है अब तक भी तुम उसको रिझा नहीं पाई या फिर अपना मना नहीं पाई क्या? मैंने तुम्हें तो खुला छोड़ के रखा है। मैंने 5 साल पहले उसको छोड़ दिया था, तो अब मुझे परेशान करना बंद करो। एंड देन तभी हमें दिखाया जाता है साउची उससे बोलती है, तुम्हारा जो प्रेग्नेंट वाला जो पीरियड था अभी भी चल रहा है या फिर अभी ख़त्म हो चुका है? जो भी है आई डोंट केयर, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। उसे रोक के बोलती है कि आर यू श्योर मैं बेबी नहीं दे सकती? वो बोलती है दे सकती हो या दे नहीं सकती आई डोंट केयर, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे परेशान करना बंद करो, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वहाँ से वो निकल लेती है और तभी रोंग जो होती है वो किसी को कॉल करती है और कोई फ़ोन में उसे मम्मा बोल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ऑक्शन था जहाँ पर बहुत प्यारा ब्रोच था जिसको साउची लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर देखती है वो और रोंग भी आए हुए होते हैं और रोंग इंटेंशनली वो को कन्विंस करती है कि वो जो भी ब्रोच है उसके लिए लिया जाए और जो हमारा वो है वो उस ब्रोच को खरीद लेता है और तभी वो चुप रह जाता है और साउची के यहाँ पर एलेक्स के साथ देखकर उसे बहुत ज़्यादा घटिया तो फील हो रहा था, लेकिन क्या ही कर सकता था। और तभी हमें दिखाया जाता है जो साउची होती है वहाँ से चली जाती है। रास्ते से वो जा रही होती है, बहुत ज़ोर से बारिश होने की वजह से साउची फँसी हुई थी और एलेक्स को कुछ काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ा था। साउची का पैर फिसलता है, वो गिरने वाली थी, वहाँ पर वो आता है और वो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं है क्या? और इतने लेट नाइट को अंधेरे में एक फीमेल को 5 साल के बाद फिर से चाइना में से भटकना पड़ रहा है, तुम्हें नहीं लगता थोड़ा अजीब है? तभी वो उसे बोलती है मिस्टर हो आपसे मतलब नहीं है तो आप यहाँ से जाइए। और उसे बोलता है तुम 5 साल पहले भी ऐसे ही ज़िद्दी थी और अभी भी बिल्कुल नहीं बदली हो, कुछ बदला नहीं तुम्हारे अंदर। उसके बाद वो उसे गोदी में उठा के गाड़ी में बैठाता है। उससे बोलती है ये क्या था? तभी वो बोलता है साउची
5 साल हो गए, लेकिन तुम अभी भी चाइना का हाल नहीं भूली ना? तुम्हें याद नहीं है, तुम चाइना में किस तरह से फँस सकती हो, लेट नाइट को कोई भी तुम्हें मिसबिहेव कर सकता है। और यहाँ पर जिस टाइम पे हम हैं ना, जिस जगह पे, वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, रास्ते बंद है और कोई भी अब तुम्हें रेस्क्यू कर नहीं सकता, तो तुम्हारे पास में ही आखिरी ऑप्शन हो, चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ऐसा वो बोलता है। और ये बोलते हुए कि एटलीस्ट हम लोग एक टाइम के एक्स थे, तो एटलीस्ट कंसिडर करो। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करता है, सावची गाड़ी में बैठती है, वो उसके साइड पे बैठता है और उस टाइम पे वो बोलता है, 5 साल हो गए, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कभी मतलब याद ही नहीं किया एक बार, ऐसा कैसे हो सकता है? सावची से बोलती है, आपको कोई काम है तो वो बोल सकती हो, और मैं ऑलरेडी छोड़ी चीज़ों को याद नहीं करती, आपके मेरे इसमें कुछ नहीं था। और आपको नहीं लगता अगर आप इस तरह से मेरे से बात करोगे तो उस टाइम में आपकी बीवी को बहुत बुरा लग सकता है? रोंग को शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। वो उसे बोलता है कि रोंगर में, तभी वो बोलती है, छोड़ो मुझे सुनना नहीं है, यहाँ पर आपकी वाइफ के बारे में मुझे कोई शौक नहीं है। और तभी वो उसे बोलता है, मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं, इस बात के से तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ये भी समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, लेकिन हमारा बेबी उसे चोर का तमाचा लगाती है। और वो बोलती है, बच्चे के बारे में सोचना भी मत और बोला भी मत अपनी गंदी ज़ुबान से, क्योंकि उसका तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। वो सिर्फ़ मेरा बच्चा था और तुम लाइफ़ में मूव ऑन कर चुकी हो ना, तो मुझे वो याद करवा के जो मैं ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, मुझे परेशान मत करो, मेरी बेबी को याद मत करो, ऐसा वो बोलती है। और ये बोलते हैं कि क्या तुमने 5 साल में एक बार भी मुझे मिस नहीं किया? वो बोलती है, कभी भी नहीं। तुमसे ना मुझे गुस्सा आता है, तुमसे मुझे सिर्फ़ नफ़रत है, मैं तुम्हें मिस करने लायक कुछ देखती नहीं हूँ। आई एम सॉरी, ऐसा वो बोल देती है। वो बड़े प्यार से, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया था? कभी भी नहीं। हमारा रिश्ता बस बेबी तक ही था क्या? वो उसे कुछ आंसर करती नहीं है, वो बस ये बोलती है, मुझे बख्श दो। उसके बाद वहाँ से वो निकलती है और वो लंगड़ाते हुए आगे जाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है जो सावची होती है वो जा रही होती है, वो देख रहा था, वो रो रहा होता है। और तभी जो सावची है उसके जाने के बाद उसका असिस्टेंट बोलता है वो को कि क्या मैम को चेंज करे। और ये सुनने के बाद वो बोलता है, हाँ, उसे ऐसे तो मैं जाने नहीं दे सकता, ऐसा वो बोलता है। रो रहा था बेचारा। उसके बाद दिखाया जाता है रोंग को। रोंग घर पर होती है, निंग नाम का बेबी था जो एस्टिमेटेड 6-7 साल का था शायद, उसके साथ होती है। और वो उसे डांट रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो और तुम यूजलेस हो, तुम्हारा कोई काम धंधा है नहीं। और निंग डर रहा होता है, लेकिन जब वहाँ पर वो आता है तो उस टाइम पे वो तो पूरी तरह से अपना ड्रामा उल्टा करती है। तभी जो निंग है वो पाक जाता है और बोलता है, पापा आप आ गए, आज मुझे आपके साथ रहना है और मुझे बिल्कुल भी आपके बगैर नींद नहीं आएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है रोंग आती है और बोलती है, ये तुम्हें देखने के बाद तो पागल हो जाता है, तुमने पता है ना तुमसे कितना प्यार करता है। वो बोलता है, हाँ, अरे मेरा बेबी है। और उसके बाद वो उसे गोदी में उठा के लेके ऊपर की तरफ जाता है। जो रोंग है वो याद करती है फ्लैशबैक टाइम 1 साल पहले वो उसको यहाँ पर लेके आई थी। और जब वो उसे पूछता है कि ये कौन है, तभी वो बोलती है कि इसको दिल की बीमारी है और मेरे वेलफेयर में मुझे मिला और मुझे बड़ा प्यारा लगा। अगर इसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होती ना, तो मैं इसके पूरे मेडिकल खर्चा उठाऊँगी और मैं इसको ठीक करने के बाद इसको एडॉप्ट करने का सोच रही हूँ। वो मन ही मन में सोचता है, अगर मेरा बच्चा भी ज़िंदा होता तो शायद इतना ही होता। और तभी जो नीन होता है वो बोलता है, अंकल। और उसे ऐसे हग करता है, उसे बड़ा अपना-सा लगता है और वो स्माइल करता है। तभी जो वो है उसको नीन बोलता है, आपको क्या मैं पापा बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे कोई फादर नहीं है। वो उससे बोलता है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है रोंग बहुत खुश होती है और अभी प्रेज़ेंट में रोंग याद कर रही होती है, ये बोलते हुए कि जब तक नींद है तब तक मैं कभी भी नहीं हारने वाली। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नीन होता है वो रोंग के साथ हॉस्पिटल में आया होता है। और तभी वो जब रोंग अपना काम कर रही थी तो वहाँ से भाग जाता है, लिफ्ट में फँस जाता है। लिफ्ट में हमारी साँच भी होती है और एक कुछ देर बाद लिफ्ट बंद पड़ती है और उस टाइम पे नींद तो बहुत डरने लगता है। साँची उससे बहुत प्यार से संभालती है, उसको पैनिक होने से रोकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है साँची जब उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, अच्छे से उसे संभाल रही थी, वो रो रहा होता है। और जैसे ही वो वहाँ से दरवाज़ा खुलता है तो सब लोग आते हैं और वहाँ पर रोंग आती है और बोलती है, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि इस तरह से मम्मा को परेशान मत करो, मम्मा को परेशान करके बाहर मत निकला करो ना। शाओची शॉक में आती है कि ये तो रोंग का बच्चा है।
और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो वो है वो भी आ जाता है और वो बोलता है बेटा, और तभी जो नीन है वो पापा बोल के हक करता है और तभी रोंग बोलती है कि आगे से तुम पापा और मम्मा को छोड़ के कभी भी मत जाना। शाओची को बहुत बड़ा धक्का लगता है, मतलब लिटरली उसके बेबी को उससे छीनकर इन लोगों ने अपने आशियाना को बिल्डअप किया था। साओची वहाँ से जाने वाली थी तभी वो उससे बोलता है रुको साओची मुझे बात करनी है। वो बोलती है मिस्टर ओ मुझे लगता है आपको ना अपने बेटे की ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से राह भटकता रहेगा ना तो ये अच्छी बात नहीं है, और मुझसे क्या बात करनी है, एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ को क्या ही बात करनी हो सकती है बोल के वहाँ से वो चली जाती है। और तभी वो उसके पीछे-पीछे जाने वाला था, रोंग नींद के पीछे चोटी काट देती है, बेबी चिल्लाता है और उस टाइम पे वहाँ पर उसे रोकना पड़ता है। और कुछ देर बाद जब वहाँ पर साओची को ढूँढने के लिए जाता है तो साओची वहाँ से जा अब हमें दिखाया जाता है बेबी के साथ होता है वो, और तभी हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पर बैठा हुआ था बेबी के साथ बात कर रहा था। उस टाइम पे आती है रोम और वो बोलती है तुम दोनों बहुत टाइम से यहाँ पर हो तो एक काम करो कुछ पी लो बोल के कॉफ़ी ऑफर करती है। वो चुपचाप पी लेता है। उसके बाद वो नीन को बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए कल आऊँगा, अभी मुझे काम है ठीक है। वो बोल रहा होता है पापा आप यहीं पर रुको ना, तभी वो बोलता है नहीं बेटा अभी मैं नहीं रुक सकता, मैं बाद में आऊँगा कल, बाय बेटा बोल के जाने वाला था। तभी रोंग उसे रोकने की ट्राई करती है। रोंग के तो मुँह पे बोलता है कि तुम ये सब कुछ कहने के लायक हो नहीं और ना ही तुम इस पोजीशन में हो कि तुम मुझे रोक पाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो होता है वहाँ से चला गया। उसके बाद जो रोंग गुस्से में आई थी अब नींद की वाट लग जाती है, वो डरने लगता है और तभी वो बोलती है कि तुम यूजलेस हो, तुम्हें आज मुझे पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साओची होती है उसके घर पे दरवाज़ा नॉक होता है, दरवाज़ा खोलती है तो वो होता है, वो को देखने के बाद वो मुँह पे दरवाज़ा बंद करने वाला होता है। तभी वो उसे बोलता है मुझे 5 मिनट दो। तभी उसके बाद वो उसे बोलती है अब मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, जो भी बोलने के लिए आए हो बोलो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बीवी को ये पसंद आएगा कि वो ये उसका हस्बैंड अब उसके वो एक्स वाइफ के पास आया है। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है, वो मेरी बीवी नहीं है, हमने शादी नहीं की। वो बोलती है क्या? ऐसा लगता है कि मिस्टर वो को अपने एक्स वाइफ से कुछ ज़्यादा ही लगाव है या फिर अट्रैक्टेड है, अभी भी भूल नहीं पाए जो अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बच्चे को इग्नोर करके लेट नाइट को यहाँ पर है। तभी वो बोलता है वो मेरी बीवी नहीं है और ना ही नींद मेरा बेटा है। 1 साल पहले वो मेरे घर पे उसको लेके आई थी और उसको हार्ट कंडीशन है, तो उसके साथ मैं बात करने लगा और तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास कुछ था नहीं, तो बच्चे के साथ मेरा मन लग गया और उस बच्चे ने भी अपने पापा को खोने की वजह से मुझे पापा पापा कहना स्टार्ट कर दिया। बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि नींद से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बाकी मैंने कभी भी किसी से प्यार किया ही नहीं है सिवाय तुमसे। ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम्हारी ये झूठी और खोखली बातों पे ना मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, प्लीज़ तुम ऐसे जाओ। और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि तुमने कभी किसी से प्यार किया नहीं है, क्योंकि उससे तुमने जितना प्यार किया है ना उसके चक्कर में मुझसे शादी की थी ना। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी वो बोलती है तो उसकी शक्ल के साथ तुम एक टाइम स्पेंड करने के लिए होटल में क्यों गए थे? वो बोलता है नहीं वो तुम थी। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है हाँ। और वो बोलता है तुम्हें याद है 10 साल पहले एक गैरेज पे जहाँ पर तुम काम कर रही थी, एक लड़का आया था जिसकी तुमने जान बचाई थी और तुम वहाँ पर मेरा गेटअप पहनकर, मेरा जैकेट और मेरा टोपी पहनकर वहाँ से भागी थी, तब जाके मैं बच पाया था। याद है साओची? साओची को फ्लैशबैक याद आता है और तभी वो बोलता है मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो साओची, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, मैंने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है। और मैं उसके बाद पागल की तरह तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने ये सब कुछ किया और उसे पता था कि मैं इस शक्ल से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, और उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा के मेरा फ़ायदा उठाने का ट्राई किया। लेकिन मेरा दिल कभी मान ही नहीं सकता कि वो जो जिसका एहसास मुझे था वो तुम्हारे अलावा कोई और हो सकता है, तो मैंने उसे नकार दिया। तो बाकी कुछ नहीं है साउची, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुमने मुझे एक लाइफ में जीने की नई बचा दी है, वजह दी हुई है। वो तो शौक में। और तभी वो बोलता है और मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन 5 साल पहले बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारा पूरा रिश्ता ख़राब हो गया, मैं बचा नहीं पाया। लेकिन अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे एक मौका चाहिए साओची, मैं तुम्हें नहीं बोल सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। साओची शौक में। और तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगता है। साओची बोलती है क्या हुआ? तभी उससे बोलता है थोड़ी देर रुको। और उस टाइम पे वो भाग के वॉशरूम में जाता है, अपने आप को लॉक करता है। तब उसे रियलाइज होता है कि जो रोंग उसे खाने के लिए कुछ तो दी थी वो बहुत गंदी, मैडम ने कुछ ना कुछ तो जरूर मिलाया हुआ था। थोड़ी देर तक तो साउची रोकती है, लेकिन बाद में
वो वहाँ पर पहुँच जाती है, उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? वो बोलती है मुझे बाहर जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है मैं कोई भी ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहता नशे की हालत में जिसकी वजह से बाद में हम दोनों का रिश्ता खराब हो, क्योंकि ऑलरेडी इसी ब्लेम में जो हुआ है मैं कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता बोल के उसे बाहर भेजता है। साहू जी थी उसको मॉम बोलती है मतलब आंटी की मेरे बेटे को किसी ने फँसाया है और अभी वो जेल पर है, उसने कोई गैम्बलिंग की नहीं है और मैं उसे निकालना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास अच्छे पैसे नहीं है कि मैं किसी बड़े लॉयर को हायर करूँ। ये सुनने के बाद जो साहू जी थी वो बोलते हैं डोंट वरी मुझे हैंडल करने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद साहू जी कॉल करके बता देते कि आपके बेटे का जो भी बिल था वो एक्सेप्ट हो गया और उनकी हेल्थ थोड़ी-सी ख़राब है और मुझे पता है आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है नहीं तो मैं हैंडल कर लूँगी। उन्हें बहुत बुरा लगता है और तभी वो बोलती कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। साहू जी बोलती है, "जब तक मैं यहाँ पर थी तब तक आपने मेरा बहुत ख़्याल रखा है, आपने मेरे लिए बहुत अच्छी-अच्छी कहानी बनाई है, बहुत अच्छी मेमोरीज़ है। आंटी आपका और मेरा तो मैं तो इतना तो कर ही होंगी ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है।" अब तो उसको इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना गिल्टी फ़ील हुआ, वो सोचती है कि मैं सच बता देती हूँ और अपने आप को ख़त्म करती हूँ। वहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, दरअसल 5 साल पहले लेकिन तभी वहाँ पर रोंग आती है। रोंग बोलती है, "आंटी आप किसी से बात कर रही हो और आपको पता है?" रोंग के होते हुए तो अब मॉम बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर साहू जी को कॉल आया था और वो सीक्रेट घर पे जाती है। वहाँ पर जाने के बाद साहू जी को बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद उसे एक बॉक्स में रखा जाता है, ये करने वाली रोंग थी। उस बॉक्स को वो आग लगा के वहाँ से चली जाती है। साहू जी बहुत ज़्यादा सफोकेट होने के बाद जगती है, उसके बाद जल्द से जल्द वो हमारे वो को कॉल करती है। वो उससे इतना गुस्सा आ रहा था, आज उसे लगा था रोंग की ना जान ही ले लेगा। उसके बाद जाके उससे बोलता है तुमने सब कुछ क्यों किया? तभी वो बोलती है बेबी तुम आ गए ना वापस से थोड़ी देर बात करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हुआ था वो बात करने के मूड पे नहीं था, उससे जोर का स्लैप मार के ज़मीन में गिरा था और वो बोलता है कहाँ पर है? नहीं मुझे बताओ। तभी वो बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है और मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आ ही जाओगे, मुझे पता था बेबी। वो उससे बोलता है तुम मुझे और साहू जी को अलग करने के लिए क्या-क्या कर सकते हो मुझे आइडिया था लेकिन इतना गिरोगी मुझे वो आइडिया नहीं था। मुझे बताओ कहाँ पर है साहू जी? कहाँ पर है लीन? नीन और हमें दिखाया जाता है अंदर जाता है तो वहाँ पर जो नीन होता है नीन वो बेहोश पड़ा था और वो तो मतलब अधमरा लग रहा था। वो बाहर आता है और वो बोलता है मेरे बेटे के साथ क्या किया तुमने? तभी वो बोलती है उसको मैंने कोई ज़हर दे दिया है। 1 महीने के अंदर उसकी जान चली जाएगी, उसका एंटीट्यूड सिर्फ़ मेरे पास है। और ये सुनने के बाद वो शॉक में उसका गला दबा के बोलता है तुम कुछ भी करके मुझे ना साहू जी से अलग नहीं कर सकती। तभी वो बोलता है तो रोंग बोलती है अगर तुम अपने बच्चे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो उस टाइम पे तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी वरना तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा नहीं ज़िंदा रह सकता, ऑलरेडी हार्ट कंडीशन से जूझा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस बार मजबूर था वो। और हम देखते हैं अब अगले सीन में दिखाया जाता है साहू जी और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आती है। साहू जी की बेस्ट फ्रेंड को तो आज लग रहा था मैं इनकी जान ले लूँ। वो को बोल रहे होते कि तुम बहुत बड़े कंपनी के सीईओ हो सकते हो लेकिन तुमसे घटिया इंसान मैंने देखा नहीं। तुम बार-बार मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा क्यों दे रहे हो? तभी रोंग जो होती है वो आगे आती है और तभी हमें दिखाया जाता है साहू जी वहाँ पर कुछ बोलते उससे पहले रोंग बोलते कि क्या तुम मुझे कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? फाइनली हम दोनों शादी करने वाले हैं। और तभी साक्षी जोर का तमाचा लगाती है और बोलती है मुबारक हो। और तभी वो उम्मीद कर रही थी कि वो कुछ बोले, वो तो देख ही नहीं रहा था। और तभी रोंग बोलती है आई नो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है मुझ पर, तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन क्या कर सकते हैं और प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो, तुम्हारा गुस्सा जो भी है मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वो बोल के ड्रामा कर रही होती है। तभी वो उससे बोलती है अपनी ज़ुबान से मेरी नाम मत लेना। तभी हो को वो बोलती है कि क्या तुम सच में इसके साथ शादी करने वाले हो? वो बोलता है हाँ। तभी वो बोलते है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें याद है ना इसकी वज़ह से हमारा बेबी मरते-मरते बचा है। इसकी वज़ह से मैंने और तुमने एक-दूसरे से 5 साल दूर गुज़ारी हुई है। ये इतनी घटिया है। तभी वो बोलता है सो व्हाट? एटलीस्ट इसने हमारे बच्चे को तो बचाया हुआ है ना, इसकी वज़ह से हमारा बच्चा आज ज़िंदा है। आई नो तुम उसकी बायोलॉजिकल मदर हो लेकिन इसने जो किया है मेरे बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा है और मैं इससे ही शादी करूँगा। सच को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वो बोलता है हाँ और मेक श्योर करना कि तुम दोबारा मुझसे मिलना मत। सच बहुत गुस्से में जाने वाली थी, उसे रोक के बोलता है
मेक श्योर दोबारा कभी भी मत मिलो बोल के साउची बहुत गुस्से में थी, वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद बाहर एलेक्स के साथ वो बात कर रही होती है, रो रही होती है। एलेक्स उससे बोलता है, मुझे पता था वो बहुत बड़ा लूज़र है, लेकिन इतना नहीं पता था। अगर तुम पहले मुझे चूज़ करती ना तो आज इस तरह से पछताने का मौका नहीं मिलता। साउची उससे हक करती है। वो और रोंग ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो बोलता है घर चलो। घर पे जाने के बाद वो को बहुत गुस्सा आ रहा था। जो रोंग है उसे पीछे से हक करती है और वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलता है मैं तुमसे इतना ज़्यादा गंदी तरह से ट्रीट करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? वो बोलती है मैंने लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार करना सिखाया है, बाकी कुछ नहीं। वो उससे बोलता है मैं अब इस चीज़ को मिस करना नहीं चाहता, लेट्स गेट मैरिड। वो बहुत खुश होती है, उसे हक करती है। उसके बाद ये लोग रिंग चूज़ करने जाते हैं, जहाँ पर जब वो पूछती है कि कौन-सा वाला लूँ, तभी वो बोलता है जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लो। उसके बाद पूरे ऑफिस वालों को भी पता चल जाता है कि जो रोंग है वो के होने वाली वाइफ है, यानी कि इनके मैडम। उसके बाद दिखाया जाता है अब तो रोंग बहुत ज़्यादा खुश थी और हमें दिखाया जाता है वो रिंग डे आता है, जहाँ पर जो वो होता है उसके पास था और तभी वो उससे बोलता है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। वो बोलती है शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन नहीं मिल सकते, तुम्हें पता है, और तुम यहाँ पर हो, क्या बात है? तभी वो स्माइल करके बोलता है ऑलरेडी मैंने बहुत प्यारा टाइम मिस कर दिया, आई एम सॉरी। ऐसा वो बोलता है और वो बोलता है मैं अब वेट नहीं कर सकता तुम्हें अपना बनाने के लिए। ये सुनने के बाद वो उससे बोलती है मैं इसी दिन के इंतज़ार में थी। उसके बाद वो अंदर जाने के बाद वो एंटीडोट फ़ॉर्मूला देती है, मेडिसिन जो उसके बेबी को लगने वाला था। सब लोग वहाँ पर आ चुके थे और इसी बात की वजह से बोलता है कि वो होगा असिस्टेंट कि आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग नीचे के लिए जाते हैं और वो बहुत खुश थी। उसको सब कुछ फ्लैशबैक याद आ रहे थे, जहाँ पर उसने कितनी बार बेइज्जती सही थी, कितनी बार वो उसे उसने ये सुना हुआ था कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं अपनाऊँगा। वो मन ही मन में सोच रहे होते कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो मिल ही जाता है। वो नीचे की तरफ आ रही थी, वहाँ पर तो सब लोग थे। साउची थी, साउची के फ्रेंड थे, असिस्टेंट था और पहले तो थोड़ी-सी शॉक में। और तभी वो बोलते कि यहाँ पर सब लोग ओके मैं समझ सकती हूँ, तुम लोगों को भी हमारी खुशी में शामिल होना होगा ना, मुझे कोई इश्यू नहीं है। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसके बाद साउची बोलती है इसको अरेस्ट कर लो, इसकी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोते-खोते बचा लिया था। मेरे बेबी का प्रीमैच्योर डिलीवरी करवाने के पीछे पड़ी हुई थी एक इंसान नहीं, खूनी है। साउची बोलती है रोंग अब उठ जाओ, तुम्हारा ख्वाब खत्म हो चुका है, तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा सपना टूट चुका है, ये रियलिटी है। वो भाग के आती है और वो को बोलने लगती है कि ये सब कुछ झूठ है ना, मुझे पता है कोई प्रैंक चल रहा है, ये सब हो ही नहीं सकता। उसे धक्का देता है और वो बोलता है नहीं ये सच है, तुम्हें ये समझने में अभी भी ना बिल्कुल भी मुश्किल होना नहीं चाहिए कि ये सब कुछ एक दिखावा था, ये सब कुछ झूठ है। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा? तुमसे? तभी साउची बोलती है रोंग से कि कैसा लग रहा है रोंग अपने सपनों से बाहर आने में? आसमान से नीचे गिरते हुए कैसा लग रहा है तुम्हें? उसके बाद दिखाया जाता है साउची बोलती है वेलकम टू रियलिटी रूम, फाइनली अब तुम्हें असलियत दिख रहा होगा। और तभी क्या था रोग का दिमाग खराब हो गया और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो उससे लड़ाई करने के लिए आई थी उसी टाइम पे, और जो वो है उसने एक चीज पे लिखकर उसे सच दिखा दिया था। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो ने ये भी प्रॉमिस किया था कि मुझे 1 महीने का वक़्त दो, 1 महीने तक मैं उसका पूरा भरोसा जीत कर मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूँगा। साहू जी ने उसे 1 महीने का वक़्त दिया था। बात अब इस बार इनके बच्चे की थी ना, और हमें दिखाया जाता है जो रोग थी उसका दिमाग खराब हो गया। वो साहू जी को मारने के लिए आगे स्टैप करने के लिए आई थी और वो उसे रोक लेता है। उसके बाद उसे उठा के पुलिस वाले लेके चले जाते हैं एंड साहू जी को वो ज़ोर से हक करता है। अब दिखाया जाता है जहाँ पर साउची जो होती है, साउची और वो अपने बेबी के पास थी। उसके बाद नीन के पास आकर ये लोग थोड़ा-सा हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं। नीन को भी पता चलता है कि ये उसकी असली मम्मा है, वो भी बहुत खुश था। उसी तरह से उसे प्रपोज़ करता है, वो बहुत खुश था। उसके बाद वो उसे हग करता है, दोनों हैप्पीली रहना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब